Hi everyone and welcome to Daily Current Affairs for 28th of April. So let's start with the first important topic of the day, that is Logistics Performance Index. तो भारत ने क्लाइंब किया है 6 places on the World Bank's लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स। तो भारत 6 स्थान ऊंचा बढ़ा है, यानी कि हम पहले नीचे थे, 6 स्थान अभी आगे बढ़े हैं लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में। इसको पब्लिश कौन करता है? तो वर्ल्ड बैंक। ठीक है, इसके बारे में कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं। हमने देख लिया रिलीज्ड बाय वर्ल्ड बैंक। पर्पस क्या है? तो ये एक इंटरैक्टिव बेंचमार्किंग टूल है जो कंट्रीज का हेल्प करता है कि वो आइडेंटिफाई कर सके चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज को, कि वो अपने परफॉर्मेंस में जो फेस कर रहे हैं, ताकि लॉजिस्टिक्स में और बाकी चीजों में वो अपने परफॉर्मेंस को इंप्रूव कर सके। ये जो इंडेक्स है वो मेजर करता है ईज, ताकि एस्टैब्लिश किया जा सके सप्लाई चेन कनेक्शंस और स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को, ताकि जो क्वालिटी ऑफ लॉजिस्टिक्स है, सर्विसेज, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सब बेहतर हो सके। इसके अलावा कंपैरिजन किया जाता है 139 कंट्रीज के बीच में, और पहली बार जो स्पीड ऑफ ट्रेड है वो अपने आप में काफी बेहतर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो भारत का रैंक, तो ये इंपॉर्टेंट है, 44th रहा है ऑन द इंडेक्स इन 2018 एंड हैज नाउ क्लाइम्ड टू 38th। मतलब लगभग 6 स्पॉट्स देख सकते हो कि 2023 के लिस्टिंग में, मतलब हम 6, इसीलिए हमने 6 जो है वो इजाफा किया है। 38 जो है वो हमारा करंट रैंक है जो हमने ग्रोथ दिखाया है। भारत का जो परफॉर्मेंस है वो ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है 2014 के बाद से। इनिशियली वो 54 पे हुआ करता था, तो वहां से हम सीधा 38 पे आ चुके हैं। यानी कि कई बार सवाल ऐसा आता है कि ड्रास्टिकली इंप्रूव फ्रॉम 2014, तो आप यूजुअली हम देखते हैं कि वो गलत होता है, लेकिन यहाँ पे वो सही होगा। तो इसीलिए अभी जो रैंक है 38 और ड्रास्टिकली इंप्रूव हुआ है 2014 से। इंडिया का जो रैंक है वो 5 प्लेसेस बढ़ा है इंफ्रास्ट्रक्चर स्कोर के वजह से, और ये 47 पहुंच चुका है। खैर, आपको मेन रैंक याद रखना है, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा इंटरनेशनल शिपमेंट्स में भी हमने इंप्रूवमेंट किया है। ठीक है, साथ साथ आप देखोगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो है दैट इज पुष्कारलू फेस्टिवल। तो ये 12 दिन का पुष्कारलू फेस्टिवल है तेलुगु स्पीकिंग पीपल का। 22 अप्रैल से चालू हुआ है। कहाँ पे? वाराणसी में। तो जो वाराणसी शहर है वहां पे जो तेलुगु स्पीकिंग लोग रहते हैं उनके द्वारा पुष्कारलू फेस्टिवल। तो ये पुष्कारन जो है बेसिकली एक भारतीय त्योहार है जो डेडिकेटेड है 12 सैक्रेड रिवर्स के वर्शिप करने से। ये सेलिब्रेशन हर साल होता है वंस इन 12 ईयर्स अलोंग ईच रिवर। हर साल, मतलब यूजुअली आपको 12 नदियां, तो 12 साल में एक बार हर नदी पे, इसीलिए यहाँ पे लिखा है एनुअली वंस इन 12 ईयर्स अलोंग ईच रिवर। इसके अलावा हर जो रिवर है वो जुड़ा हुआ है ज़ोडिएक साइन से, और ये रिवर जो है वो फेस्टिवल दिखाता है कि साइन बृहस्पति जुपिटर, जो कि बेसिकली आपको मतलब बृहस्पति जो जुपिटर है उससे जुड़ा हुआ। नेक्स्ट आप देखोगे तो यहाँ पे लोग नहाते हैं सेक्रेड रिवर पे, और इसके अलावा अपने अपने डिवोटीज मतलब को लेकर के वो पूजा अर्चना भी करते हैं और अपने पापों को धोने के लिए। ये जो त्योहार है वो आप देखोगे तो अपने अपने एंसेस्टर्स जो हैं उनकी वर्शिप करने से रिलेटेड है, रिवर गंगा। और इसके अलावा ये ऑर्गेनाइज्ड है काशी में आफ्टर अ गैप ऑफ 12 ईयर्स, इसलिए इंपॉर्टेंट है पुष्कारलू। आप नाम से देखोगे तो आपको लगेगा ही नहीं कि ये वाराणसी में, आप कहोगे साउथ इंडियन है, तो इसीलिए बहुत बार सवाल प्रोमिनेंट ऐसे आ जाते हैं जो लगता नहीं है और होता वही है। ये क्यों 12 साल में एक बार सेलिब्रेट होता है? तो भारत में बेसिकली 12 मेजर रिवर्स हैं, जैसे कि गंगा है, यमुना है, नर्मदा है, सरस्वती, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, भीमा, ताप्ती, तुंगभद्रा, सिंधु, प्रणहिता। ये कुछ फेस्टिवल्स हैं, मतलब रिवर्स हैं जहाँ पे पुष्करम फेस्टिवल जो है वो होता है। और इसके अलावा आप देखोगे तो बेसिकली 12 दिन जो है जहाँ पे जुपिटर एंटर करता है पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन में, ये 12 दिन का त्योहार माना जाता है, और ये हर 12 साल पे होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं तो इस त्योहार के हिसाब से जो डिवोटी पुष्कर हैं उनको ब्लेस मिला था भगवान शिव के द्वारा, और यही वहां पे दर्शाया जाता है। और इसके अलावा जुपिटर जो है वो पुष्कर मतलब वन ऑफ द 12 सेक्रेड रिवर्स का पार्ट है, इंक्लूडिंग गंगा, यमुना, गोदावरी, कृष्णा, ये सब हमने देख लिया है। और नेक्स्ट यहाँ पे बात हम कर लेते हैं लॉकबिट रैंसमवेयर का। रिपोर्ट्स इमर्ज किए हैं कि लॉकबिट रैंसमवेयर देखने को मिला है मैक डिवाइसेस को टारगेट करके। तो ये याद रखिएगा, लॉकबिट क्या है, डायरेक्ट सवाल हो सकता है। तो एक रैंसमवेयर है जो मैक डिवाइसेस को टारगेट कर रहा है। नाउ ये एक मैलिशियस सॉफ्टवेयर है लॉकबिट, जो डिजाइन किया गया है ब्लॉक करने के लिए यूजर का एक्सेस कंप्यूटर सिस्टम्स का, और इन एक्सचेंज फॉर अ रैंसम पेमेंट। एक रैंसम पेमेंट मतलब क्रिप्टो पेमेंट में, और इसको फॉर्मली ABCD भी कहा जाता है रैंसमवेयर। और इसके अलावा यूनिक थ्रेट भी इसको दिया गया है, और ये सब क्लास है रैंसमवेयर का जिसको क्रिप्टो वायरस भी कहते हैं। और बेसिकली आप देखोगे तो ये डिक्रिप्ट करने के लिए पेमेंट लेते हैं। और इसके अलावा एंटरप्राइजेस और गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस को ज्यादातर टारगेट करते हैं और इंडिविजुअल्स को।
इसके अलावा रैंसमवेयर के साथ साथ ये सर्विस भी है और विलिंग पार्टीज को एक डिपॉजिट करना पड़ता है अटैक से बचने के लिए। बाकी ये सेल्फ स्प्रेडिंग मेलवेयर की तरह काम करता है, इसके लिए कोई एडिशनल इंस्ट्रक्शंस नहीं चाहिए होता है। सक्सेसफुली एक बार आ जाएगा तो फिर पूरा का पूरा डिवाइस को मतलब लॉक कर सकता है। इसके अलावा ये हाइड करता है एग्जीक्यूटेबल एन्क्रिप्शन फाइल्स वगैरह, उसको छुपा के रख देगा। और इसके अलावा मतलब यही चीज़ों को लेकर के वो ल्योर करते हैं अपने विक्टिम्स को, अट्रैक्ट करते हैं, फिशिंग जिसको आप बोलोगे कि मतलब मेल वगैरह के फॉर्म से। और इसके बाद एक्सेस अगर मिल जाता है तो फिर पूरे सिस्टम को एनक्रिप्ट कर देता है। और इसके अलावा सिक्योरिटी प्रोग्राम्स को टैकल करने से रिलेटेड लॉकबिट याद रखिएगा, उतना डिटेल में तो नहीं लेकिन मोटा मोटा। नेक्स्ट है जफर महल। तो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI, ठीक है, तो इन्होंने कंजर्वेशन वर्क्स चालू किया है जफर महल साउथ दिल्ली के मेहरौली में। मेहरौली विलेज जो है वो सदर्न पार्ट ऑफ दिल्ली में देखने को मिलेगा। इसका लास्ट स्ट्रक्चर मुगल्स के द्वारा किया गया था और ये समर पैलेस भी माना जाता है मुगल फैमिली के लिए। और ये हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी जो है उनके याद में बनाया गया है, तो आप याद रख सकते हो। इसके अलावा सूफी सेंट वो हुआ करते थे मुगल एम्पायर्स के, हजरत ख्वाजा। और जफर महल जो है वो नेक्स्ट है दरगाह ऑफ कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी। इसके अलावा आप देखोगे तो इसको एम्पायर अकबर शाह II के द्वारा स्टार्ट किया गया था और फिनिश किया गया था मुगल एम्पायर बहादुर शाह जफर, इसी के हिसाब से नाम पड़ा है। अकबर शाह II के द्वारा स्टार्ट किया गया, एंड किया गया बहादुर शाह जफर। इवन लास्ट हम रिवोल्ट ऑफ 1857 में भी वही हुआ करते हैं। इसके अलावा महल और पैलेस में अकबर शाह II के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया एंट्रेंस गेट वगैरह भी है जो बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। और इसके अलावा यहाँ पे कुछ आपको मुगल एम्पायर्स का भी सेंटोग्राफ्स देखने को मिल जाएगा। फेमस फेस्टिवल जो है बेसिकली आप देखोगे तो फूलों की सैर, ये सब मतलब मोटा मोटा आप देख सकते हो। और नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट रिपोर्ट 2022। तो ग्लोबल टेम्परेचर्स बढ़ रहा है वर्ष 2022 में, जिसकी वजह से एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आपको देखने को मिल जाएंगे दुनिया भर में। और ये स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2022 रिपोर्ट का कहना है, मेरा नहीं कहना है। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं तो ये जो रिपोर्ट है ये रिलीज किया जाता है UN के वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। और ये फोकस करता है ग्रीन हाउस गैसेस पे, टेम्परेचर्स पे, सी लेवल राइज पे, ओशन हीट एंड एसिडिफिकेशन पे, सी आइस और ग्लेशियर्स पे। इसके अलावा आप देखोगे तो एक्सट्रीम वेदर से भी जुड़ा हुआ है। फाइंडिंग्स क्या है तो सी लेवल का राइज जो बेसिकली एनुअल एवरेज की वजह से देखने को मिल रहा है, ग्लेशियर्स वगैरह जो है वो पिघल रहे हैं और वाटर लेवल जो है वो बढ़ रहा है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ओशंस का, तो ये वार्मेस्ट होते जा रहे हैं। और इसके अलावा मैराइन हीट वेव देखने को मिल रहा है, ड्रॉट वगैरह भी, वीट क्रॉप्स इंपैक्ट हो रहे हैं इससे। फिर हीट वेव्स जो है वो 30 गुना ज़्यादा अब बढ़ चुका है। WMO की बात कर लेते हैं, ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1950 में। ये स्पेशलाइज्ड एजेंसी है UN का और इसका हेडक्वार्टर्स है जेनीवा में। और यहाँ पे 192 मेंबर स्टेट्स हैं। इंडिया जो है वो मेंबर है WMO वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर्स याद रखिएगा, ईयर याद रखिएगा। दिस वाज ऑल फॉर टुडेज करंट अफेयर्स। और आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लगता है तो प्लीज लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करके रखिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।